बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FIA पास्ट पेपर साल 2021 आज सॉल्व करते हैं और सबसे पहला सवाल हमारे पास है 1956 कॉन्स्टिट्यूशन इज एनफोर्स्ड ऑन। 1956 का जो आइन है ये कब नाफिज किया गया? 1956 का आइन 23 मार्च 1956 को ये नाफिज किया गया था और फिर ये पाकिस्तान का सबसे पहला आइन था। और ये भी सवाल पूछा जाता है अक्सर औकात कि ये यूनिकैमरल था या कि बाई कैमरल। तो याद रखिएगा 1956 जो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो आइन है, ये बेसिकली यूनिकैमरल था। ये बेसिकली यूनी कैमरल था, याद रखिएगा। और फिर यह भी सवाल अक्सर औकात पूछा जाता है कमीशन के इम्तिहानात में कि 1956 के आइन की रूह से पाकिस्तान की जो कौमी जबान थी वो कौन सी थी? तो उर्दू और बंगाली दोनों को पाकिस्तान की कौमी जबान का दर्जा दिया गया था। सो उर्दू और बंगाली ये नेशनल लैंग्वेजेस अनाउंस की गई थी, याद रखिएगा जी। नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, नेशनल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान ये अनाउंस की गई थी जी। तो यह सवाल रिपीट किया जाता है कि क्या ये उर्दू या बंगाली? तो उर्दू और बंगाली दोनों को पाकिस्तान की कौमी जबान का दर्जा दिया गया था। किस आइन के तहत? 1956 का जो आइन है जो कि एनफोर्स किया जाता है 23 मार्च 1956 को ये एनफोर्स किया जाता है और फिर 7 अक्टूबर 1958 को ये खत्म किया जाता है जी। एंडेड इन 7 अक्टूबर 1958 को 1956 का जो आइन है जो कि पाकिस्तान का पहला आइन है, इसको मनसूख किया जाता है। और ये भी कमीशन के इम्तिहानात में बार बार सवाल पूछा जाता है कि 1956 का जो आइन है ये किसने मनसूख किया था? उस वक्त मार्शल लॉ इंपोज करके सिकंदर मिर्जा ने ये खत्म किया था। सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ लगाकर, और पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगता है और यूं पहले मार्शल लॉ के मुताबिक पाकिस्तान का जो पहला आइन है उसको भी खत्म कर दिया जाता है। और फिर पाकिस्तान का जो दूसरा आइन है वो 8 जून 1962 को पेश किया जाता है। उस वक्त के फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान साहब पेश करते हैं। पाकिस्तान का जो दूसरा आइन है, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन कब पेश किया जाता है? ये 8 जून 1962 को ये नाफिजुल अमल किया जाता है। और फिर कौन पेश करते हैं? फील्ड मार्शल अयूब साहब, जनरल अयूब साहब। और फिर ये भी सवाल अक्सर का रिपीटेड है कि पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल कौन से हैं? पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान साहब हैं, जो कि पाकिस्तान का जो दूसरा आइन है 8 जून 1962 का जो आइन है उसको वो नाफिजुल अमल करते हैं। और फिर ये आइन भी बाद में खत्म किया जाता है। कब खत्म किया जाता है? 25 मार्च 1969 को ये खत्म किया जाता है। ये एंड होता है, खत्म किया जाता है, एंडेड इन 25 मार्च 1969 को पाकिस्तान में दूसरा मार्शल लॉ लगता है। जनरल याह्या साहब मार्शल लॉ लगा देते हैं। जनरल याह्या खान साहब जो है पाकिस्तान के दूसरे आइन को मनसूख कर देते हैं। और फिर पाकिस्तान का जो तीसरा आइन है वो कब नाफिज किया जाता है? 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान में तीसरा आइन पेश किया जाता है जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में। पाकिस्तान का सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 1962 में, और थर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन है, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का वो कब पेश किया जाता है? 14 अगस्त in 1973 इन द एरा ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में। और फिर अगर तामीम के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान के आइन में 1973 के आइन में पहली तब्दीली कब की गई थी? 4 मई 1974 को पाकिस्तान के आइन में पहली तरमीम, पहली अमेंडमेंट की गई थी। द फर्स्ट अमेंडमेंट, जो पहली तरमीम है, पहली अमेंडमेंट है 4 मई वो 1974 को की जाती है। जब सूबों की हदबंदी का मामला आता है तो उस वक्त पाकिस्तान के आइन में पहली अमेंडमेंट की जाती है। तो इम्तिहानात में यह सवाल पूछा जाता है उसकी डेट कौन सी होती है और किसका एरा होता है? उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो साहब का एरा होता है। 4 मई 1974 को पाकिस्तान का जो तीसरा आइन है 1973 का आइन, उसमें पहली तरमीम की जाती है। और अब तक कुल कितनी अमेंडमेंट्स की जा चुकी हैं? 27 अमेंडमेंट्स की जा चुकी हैं
तो पाकिस्तान के आइन के हवाले से इसको पहला आइन कब इन्फोर्स किया जाता है? पहला आइन जो है वो इन्फोर्स किया जाता है 23 मार्च 1956 को। और फिर ये जो आइन है ये ख़त्म होता है कब? इसको ख़त्म किया जाता है 7 अक्टूबर 1958 को। सिकंदर मिर्ज़ा साहब मार्शल लगाकर इसको ख़त्म कर देते हैं। पाकिस्तान का दूसरा आइन कब पेश किया जाता है? पाकिस्तान का दूसरा आइन 8 जून 1962 को पेश किया जाता है। फील्ड मार्शल जनरल अयूब साहब पेश करते हैं और फिर इस आइन को भी मनसूख किया जाता है। और इस आइन को कब मनसूख किया जाता है? 25 मार्च 1969 को मनसूख किया जाता है। जनरल याह्या खान साहब फिर मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगा देते हैं। पाकिस्तान का तीसरा आइन 14 अगस्त 1973 को नाफिज होता है और पाकिस्तान का तीसरा आइन होता है। इसमें पहली जो अमेंडमेंट होती है वो कब की जाती है? 4 मई 1974 को पाकिस्तान के आइन में पहली अमेंडमेंट्स की जाती है। और अब तक पाकिस्तान के आइन में कुल कितनी तरामीम की जा चुकी हैं? अमेंडमेंट्स वो 27 अमेंडमेंट की जा चुकी हैं। तो ये तमाम क्वेश्चंस हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से और इम्पॉर्टेंट डेट्स के हवाले से, कब इसको नाफिजुल अमल किया जाता है और कब इसको मनसूख किया जाता है, वो तमाम यहाँ पे मैंने पेश कर दी हैं। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है दैट इज नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट करस्पॉन्ड्स टू, तो ये कितने सेंटीग्रेड के बराबर होता है? तो ये 37 सेंटीग्रेड के बराबर होता है। अक्सर औक़ात कमीशन के इम्तिहान में एवरीडे साइंस के हवाले से ये सवाल पूछे जाते हैं कि टेम्परेचर कन्वर्जेंस के हवाले से। तो टेम्परेचर जो बेसिकली है क्या? टेम्परेचर इज बेसिकली हॉटनेस या कोल्डनेस को मेयर करने का नाम है, ये स्टेट का नाम है। अब डिफरेंट फार्मूलाज जो हैं वो लाजमी अजबर होने चाहिए टेम्परेचर कन्वर्जन के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल अक्सर औक़ात ये सवाल पूछा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर किस में आप फाइंड आउट करके दिखाओ? ये केल्विन में फाइंड आउट करके दिखाओ। फ्रीजिंग पॉइंट है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये किस में फाइंड आउट करके दिखाओ? ये केल्विन में फाइंड आउट करके दिखाओ। अब जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? वो 100 सेंटीग्रेड होता है। अब केल्विन का जो फार्मूला है हमारे पास दिया गया है कि केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273। केल्विन का फार्मूला होता है कि सेंटीग्रेड प्लस 273। अब मैंने जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो केल्विन में फाइंड आउट करना है, तो सेंटीग्रेड कितने होते हैं? 100 जमा 273 या 273/15 भी लेते हैं तो कितना आएगा? ये 373 आएगा। किस में? पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो केल्विन में ये आ जाएगा। अब पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो केल्विन में कितना होगा? डेफिनेटली मैंने कैसे मालूम करना है? केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड कितना है? वो 0 ही होता है। पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 सेंटीग्रेड ही है, तो 0 सेंटीग्रेड जमा 273, तो डेफिनेटली ये कितना आ जाएगा? ये 273 केल्विन ही आ जाएगा। और फिर ये जो फार्मूला है कि आप केल्विन को तो सेंटीग्रेड जो है वो चेंज कर सकते हो, आप सेंटीग्रेड से केल्विन में कैसे जाओगे? तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा? फार्मूला रिवर्स करना पड़ेगा। मैथ के रूल के मुताबिक जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसके अलावा जो है इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। तो सेंटीग्रेड यहाँ पे रहेगा, ये 273 माइनस का हो जाएगा, तो सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने फाइंड आउट करना है कि 100 केल्विन को मैंने चेंज करना है इनटू सेंटीग्रेड, तो मुझे सेंटीग्रेड वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। सेंटीग्रेड वाला फार्मूला ये है, सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। तो सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन कितना है? 100 है माइनस 273, तो डेफिनेटली मेरे पास जवाब कित में आ जाएगा? वो 173 में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? वो माइनस में आ जाएगा, याद रखिएगा। सेम इज द केस कि जब फार्मूला पूछा जाता है कि आपने फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में जाना है या सेंटीग्रेड से किस में जाना है? फ़ारेनहाइट में जाना है। तो जो फ़ारेनहाइट का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाय 9/5 प्लस 32। फॉर एग्जाम्पल पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 100 हमारे पास सेंटीग्रेड है, हमने इसको चेंज करना है फ़ारेनहाइट में, तो डेफिनेटली मैं फ़ारेनहाइट का ही फार्मूला लिखूंगा। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेंटीग्रेड कितना है? 100 सेंटीग्रेड है, मल्टीप्लाइड बाई 9/5 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास? दैट इज 32 आ जाएगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, 5 1 ज़ार 1 5 20 और 100। अब मैं 20 को मल्टीप्लाई करूँ 9 के साथ, तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 20, ये आ जाएगा 180 आ जाएगा जमा 32। अब मैं 180 जमा 32 करूँ तो कॉमन सेंस है
180 जमा 32, 2, 8, 3, 11, 1 और 1 ये 212 क्या आ जाएगा फ़ारेनहाइट? तो ये आया हुआ है 212 फ़ारेनहाइट आया हुआ है। सेम इज द केस कि जब आप फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में तब्दील करते हो तो सेंटीग्रेड का फार्मूला ये लिखा हुआ है। तो एवरीडे साइंस के हवाले से ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेम्परेचर कन्वर्जन के हवाले से कि टेम्परेचर आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये फार्मूलाज आपको आने चाहिए, जैसा मैंने यहाँ पे कंसेप्चुअली एक्सप्लेन कर दिए हैं कि सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड से केल्विन और केल्विन से आप जो है सेंटीग्रेड में किस तरह से तब्दील कर सकते हो। तो वो तमाम जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो इनसे टेम्परेचर कन्वर्जन से रिलेटेड है वो यहाँ पर मैंने बयान कर दिए हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है दैट इज टिकटॉक इज अ कंपनी ऑफ विच कंट्री? ये कौन सी कंट्री की जो है टिकटॉक जो है वो है ओन बाई? ये बेसिकली चाइना की है। अब अक्सर कहती है जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके हवाले से उनकी डेट्स पूछी जाती हैं कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कब जो है इनको बनाया गया था, फाउंड किया गया था और इसके फाउंडर कौन कौन से होते हैं। वैसे इन तमाम को अगर टर्म दी जाए तो एक दो पेपर में ये भी पूछा हुआ था कि जितने भी ये सोशल मीडिया टिकटॉक्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तो ये सारे के सारे इसको कौन सी कम्युनिटी का नाम दिया जाता है? इन सब को याद रखिएगा, डिजिटल कम्युनिटी कहा जाता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। इनको डिजिटल कम्युनिटी नाम दिया जाता है। अब ये हम देखते हैं कि कौन सी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको कब जो है एस्टेब्लिश किया जाता है और उसके बानी कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फेसबुक को 2004 में बनाया गया था जी। फेसबुक कब बनाई जाती है? याद रखिएगा, वो 2004 में ये बनाई जाती है। और फिर फेसबुक के बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं कि 2005 में किसको बनाया गया था? तो 2005 में यूट्यूब को बनाया जाता है। यूट्यूब कब बनती है जी? ये 2005 में बनती है। और फिर जो अदर प्लेटफॉर्म हमारे पास जैसा कि है, द नेक्स्ट प्लेटफॉर्म इज ट्विटर को 2006 में बनाया जाता है। ट्विटर 2006 में बनाई जाती है। और फिर व्हाट्सएप जो है उसको 2009 में बनाया जाता है। व्हाट्सएप इसको 2009 में एस्टैब्लिश किया जाता है। सेम इज द केस जो नेक्स्ट हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है दैट इज टिकटॉक, 2016 में बनाया जाता है। टिकटॉक एस्टैब्लिश होता है 2016 में ये एस्टैब्लिश होता है। और फिर कमीशन के इम्तिहानात में ये सवाल पूछे जाते हैं कि जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इसका ईयर कौन सा है एस्टैब्लिश ईयर। जैसा कि एस्टैब्लिश ईयर मैंने वाज़ेह कर दिया कि फेसबुक 2004, यूट्यूब 2005, ट्विटर 2006, व्हाट्सअप 2009 और टिकटॉक 2016 को ये एस्टैब्लिश की जाती है। और फिर इसके बानी कौन से हैं, इसके फाउंडेशंस, इसके पायनियर कौन से होते हैं? तो जो फेसबुक है वो मार्क ज़करबर्ग, आप अक्सर का जानते होंगे फेसबुक के हवाले से कि मार्क ज़करबर्ग और आजकल फेसबुक के हवाले से भी बहुत बड़ी मतलब डिफरेंट अपडेट्स भी आ रही होती हैं कि मोनेटाइजेशंस के हवाले से भी, चाहे वो पेजेस हों चाहे प्रोफाइलिंग हो, तो उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा इसको भी जो फ़नी मीम्स हैं बनाई जा रही होती हैं मार्क ज़करबर्ग के हवाले से। तो मार्क ज़करबर्ग ने 2004 में फेसबुक बनाई थी। यूट्यूब किसने बनाई थी? 2005 में ये बनाई गई थी। ये जावेद करीम स्टेफ चैन ने बनाई थी। जावेद करीम स्टेफ चैन ने बनाई थी जी। स्टेफ चैन ने ये बनाई थी। तो ये इसके को जो है ये फाउंडर हैं। सेम इज द केस जो 2006 में ट्विटर बनता है तो ट्विटर कौन सा बनाने वाला होता है? जैक डॉर्सी ये बनाते हैं, याद रखिएगा जी। जैक डॉर्सी 2006 में ट्विटर की बुनियाद रखते हैं। और व्हाट्सएप जो कि अक्सर बार इस्तेमाल किया जाता है 2009 में ये बनाया गया था। और व्हाट्सएप किसने बनाया था? जैन कॉन और ब्रायन एटन ने। जैन कॉन एंड ब्रायन एटन ने ये बनाया था, याद रखिएगा जी। तो व्हाट्सएप जो है ये 2009 में एस्टेब्लिश किया जाता है। टिकटॉक जो है जो कि चाइना की कंपनी है, चाइना कंट्री की है। और टिकटॉक को कौन एस्टेब्लिश करता है? 2016 में ज़ैंग यिमिंग एस्टेब्लिश करते हैं जी। ज़ैंग यिमिंग एस्टेब्लिश करते हैं, चाइना की ये कंपनी होती है टिकटॉक। तो अक्सर का ये सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है
और इसको कहाँ पर स्टैब्लिश किया जाता है, तो याद रखिएगा फेसबुक 2004 में मार्क ज़करबर्ग इसको स्टैब्लिश करते हैं, यूट्यूब 2005 में जावेद करीम और स्टीव चेन, ये दोनों जो हैं ये को फाउंडर हैं। उसके बाद ट्विटर 2006 में जैक डॉर्से, व्हाट्सएप 2009 में जैन कॉन एंड दूसरे को ब्रायन एटन होते हैं, ये दोनों को उसके फाउंडर हैं। टिकटॉक 2016 में जेंग जिमिंग जो हैं इसकी फाउंडेशन रखते हैं। और फिर ये भी सवाल सबसे ज़्यादा अहम होता है कि इनकी डेट्स और इसके फाउंडर्स वो कौन कौन से हैं, तो ये भी मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन होती हैं कि जो कि डिफरेंट जो कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस हैं वहाँ पर ये सवाल पूछे जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज DOS स्टैंड्स फॉर, ये बेसिकली एक्रोनिम भी है, कंप्यूटर के हवाले से सवाल है। बेसिकली इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नाम दिया जाता है। उसके माने कि विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी डेटा इन द कंप्यूटर, मेमोरी के हवाले से जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन सा होता है, वो बिट होता है, याद रखिएगा। फिर मेमोरी के हवाले से अक्सर कहाँ तक एक्रोनिम भी पूछा जाता है कि जो ROM और RAM, इट मीन्स ये रीड ओनली मेमोरी है, ये रीड ओनली मेमोरी है, जबकि ये क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, याद रखिएगा। ये तो अक्सर का एक्रोनिम पूछे जाते हैं कि रैम और रोम में क्या फर्क है। रैम जो है बेसिकली ये रीड ओनली मेमोरी है, जबकि रैम जो है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है कंप्यूटर के हवाले से। उसके बाद लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाई एरिया एंड पॉपुलेशन के हवाले से वर्ल्ड में वो कौन सा है, वो एशिया है, याद रखिएगा। म्यांमार इज द न्यू ओल्ड नेमस, ये किसका नाम है, ये बेसिकली बर्मा उसका सही जवाब है। जैसा कि पाकिस्तानी जो सिटीज़ हैं उनके हवाले से भी सवाल पूछा जाता है कि लैलपुर किसका पुराना नाम है। पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद जिसको मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, पाकिस्तान का जो मैनचेस्टर है इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से जिसका पुराना नाम क्या है, वो लैलपुर है। और इसी तरह से अगला सवाल है कि हु वाज कंसिडर्ड एज द फादर एक्सपर्ट ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स, वो इब्नुल हैशम को कहा जाता है। और इब्नुल हैशम जो है इनको मॉडर्न ऑप्टिक्स जो है इल्मुल बसरियात का इसको बानी कहा जाता है कि ऑप्टिक्स के ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था। अगला सवाल जो है देखते हैं कि हमारे पास कौन सा है, दैट इज ALU स्टैंड्स फॉर, ये बेसिकली अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। और फिर अक्सर कंप्यूटर के हवाले से ये भी सवाल पूछा जाता है कि CPU क्या है, दैट इज बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो APU है ये स्टैंड करता है, इट्स बेसिकली कंप्यूटर के हवाले से टर्म है, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद है कि द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज, वो कौन सी है, वो एंजल फॉल्स है। उसके बाद है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है उसकी पहली खातून गवर्नर कौन सी हैं, वो डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा है। उसके बाद है कि अंकारा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, किस मुल्क का ये कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, वो तुर्की उसका सही जवाब है। उसके बाद है कि द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज डिसॉल्व बाय द गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद, कब इसको डिसॉल्व किया जाता है, 24 अक्टूबर 1954 है, उस वक्त इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज अंडर विच अमेंडमेंट्स द मिलिट्री कोर्ट्स वर फॉर्म्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कौन सी आइनी तरमीम है, 21st जो अमेंडमेंट की जाती है पाकिस्तान में, जो 21वीं तरमीम है, उस तरमीम के तहत पाकिस्तान में जो है फ़ौजी अदालतों का क्या मामल में लाया जाता है, मिलिट्री कोर्ट्स का क्या मामल में लाया जाता है। ख़ुसूसन उस वक्त ये बनती हैं जब आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर एक अंदोहनाक जो है अटैक किया जाता है, 144 से ज़ायद मासूम फूलों को कुचल दिया जाता है, तो उस वक्त ज़रूरत इस अमल की आती है कि नेशनल एक्शन प्लान के बाद जो है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको ख़त्म करने के हवाले से और इसी हवाले से कि इंसाफ के तकाज़ों को जल्द पूरा करने के हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम पाकिस्तान के आइन में 21वीं तरमीम की जाती है। तो उस 21वीं तरमीम का यह आउटपुट होता है कि मिलिट्री कोर्ट्स पाकिस्तान में जो है एस्टैब्लिश की जाती हैं। HTML इज़ बेसिकली यूज फॉर क्रिएटिंग, ये वेब पेजेस के हवाले से है, HTML को इस्तेमाल किया जाता है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO स्टैंड, बेसिकली ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका सही जवाब है। उसको कहने कि रानीकोट इन जामशोरो डिस्ट्रिक्ट इज मोस्टली इजीली अप्रोचेबल फ्रॉम, ये सन उसका सही जवाब है। इंडस रिवर फॉल्स इनटू अरेबियन सी,
नियर कहाँ पर है, ये बेसिकली कराची में है और ये बेसिकली डिफरेंट प्रोविंसेस से होता हुआ इसकी जो आखिरी मंजिल है इंडस रिवर की वो कहाँ पे है, वो कराची में। और कहाँ पर जाकर ये गिरता है, ये अरेबियन सी बुहर अरब में जाकर ये गिरता है, उसकी आखिरी मंजिल यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज इन विच कंट्री समर मानसून डज नॉट कॉज रेन, इंग्लैंड उसका सही जवाब है। उसके बाद स्कर्दू इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, स्कर्दू कहाँ पे है, ये बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान का ये एक डिस्ट्रिक्ट है। MNA स्टैंड्स फॉर, बेसिकली MNA का एक्रोनिम है कि मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। सेम इज द केस MPA, किसका एक्रोनिम है, MPA, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, MNA MPA। सूबाई सतह पर जितनी भी कानून साजी की जाती है तो प्रोविंशियल असेंबली में की जाती है और जितने भी MPAs होते हैं वो मिलकर चीफ मिनिस्टर का जो है वो इलेक्ट करते हैं। उसके बाद है कि इस्लामिक बैंकिंग स्टार्टेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कब स्टार्ट होती है, 1980 में ये इसका आगाज़ होता है। शेर बंगाल किसको कहा जाता है, किसका टाइटल है, किस हस्ती का ये टाइटल है, वो फजल हक का ये टाइटल है जिनको शेर बंगाल कहा जाता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज वेयर इज द कंप्यूटर बायो स्टोर्ड इन, तो कंप्यूटर के अंदर ये कहाँ पे स्टोर्ड होता है, ये फ्लैश मेमोरी चिप के अंदर ये स्टोर किया जाता है जी। उसके बाद द कॉन्टिनेंट एंटार्कटिका, जो कि सबसे ज़्यादा जो है कोल्डेस्ट है, एंटार्कटिका कवर्स द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड 2.75 तकरीबन है। उसके बाद है कि खरीफ क्रॉप्स सोन इन विच मंथ, ये कौन से महीने में इसको जो है बोया जाता है, तकरीबन अप्रैल भी है। वैसे इसको अगर देखा जाए तो ये समर के महीने में इनको जो है बोया जाता है और फिर इनको काटा कब जाता है, आटम के महीने में, इनको आटम के महीने में इनको फिर हार्वेस्ट किया जाता है, तकरीबन उस वक्त जो है विंटर का स्टार्ट होता है। और फिर जो रबी क्रॉप्स होती हैं वो कब जो है बोई जाती हैं, वो सर्दियों में बोई जाती हैं। जैसे हम नाम देते हैं कि सर्दियों के अंदर जैसे वीट क्रॉप जो है वो एक रबी क्रॉप है, वो एक खरीफ क्रॉप्स नहीं है। फिर इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है, हार्वेस्ट जो है स्प्रिंग सीजन में किया जाता है, तकरीबन मार्च में उनको हार्वेस्ट किया जाता है। रबी और खरीफ क्रॉप्स के हवाले से अक्सर बात यह सवाल पूछा जाता है। जो खरीफ क्रॉप्स हैं इनको ये भी कहा जाता है कि ये समर क्रॉप्स हैं, याद रखिएगा जी, ये समर क्रॉप्स हैं क्योंकि गर्मियों में इनको बोया जाता है। और जो रबी क्रॉप्स हैं वो क्या है, बेसिकली विंटर क्रॉप्स हैं क्योंकि उनमें विंटर सर्दियों में ही उनको बोया जाता है और मौसम में बहार में उनको क्या किया जाता है, काटा जाता है। अगला सवाल है कि अर्थक्वेक वेव्स खालिदा इन द वेलोसिटी अपॉन एंटरिंग द मेंटल, ये अर्थक्वेक का नाम है, इंक्रीज हो जाते हैं उस वक्त अर्थ वेव जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, याद रखिएगा जी। स्नैपचैट इज ऑन बाय, ये कौन किसको ऑन करता है, ये बेसिकली सैप इन इसका सही जवाब है, वो इसको ऑन करते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज इस्लाम एवरीवन, इस्लाम में जो है हर कोई क्या है, वो इक्वल है। हाँ, इस्लाम में ये बात बताई गई है कि इस्लाम में अगर कोई बर्तरी हासिल है तो वो तकवा की बुनियाद पर है, वो ज़ुहद व तकवा की बुनियाद पर है। लेकिन रंग, नस्ल, ज़ात, इलाका, रीजन, तो उसके हवाले से किसी को किसी पर भी बर्तरी हासिल नहीं है, ना ही अरबी को अजमी पर, ना ही काले को गोरे पर, किसी भी तरह से बर्तरी हासिल है। हाँ, अगर बर्तरी हासिल है तो वो ज़ुहद व तकवा के हवाले से, याद रखिएगा जी। व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 70 एंड 80, अब 70 और 80 का जो एलसीएम है इसको हम इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा, फैक्टराइजेशन से भी हम कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी हम कर सकते हैं, बट प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहले 2 से हम स्टार्ट करेंगे, ये 35 और ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अगेन ये 2 पे होता है, ये 35 इंटू 20 आ जाएगा, ये 2 35 वैसे आ जाएगा, डिवाइड नहीं होता, ये 10 आ जाएगा। सेम इज द केस 2 35 इंटू 5 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, 3 पर देखूंगा, 3 पर जो है वो नहीं हो सकता। 3 के वाले से याद रखिएगा कि ऐसा डिजिट्स कि अगर वो 3 के टेबल में आता हो, फॉर एग्जाम्पल 3, 4 एंड 5, क्या ये 3 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो याद रखिएगा अगर ये 3 के टेबल में आ रहे हैं तो डिवाइड होगा, इनको जमा कर लेंगे। 5 जमा 4 9, 9 जमा 3 12, तो डेफिनेटली ये 3 पर डिवाइड होगा ही होगा। अब हम देखते हैं कि 3 पे डिवाइड होता है, 5 और 3 8 नहीं होता। डेफिनेटली मैंने कहाँ पे जाना है, 5 पर ही जाना है। 5 7 है, 5 1 आ गया, डेफिनेटली 7 1 एंड 1 होता है। अब मैं क्या करूँगा, इनको
मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास क्या है, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, 1 2 3 4 ज़रबे 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो 2 इंटू 2 4 8 16, 16 को 5 से ज़रब दे तो कितना आ जाएगा, वो हमारे पास 80 आता है जी। और 80 को 80 को ज़रब दें 7 के साथ जी, 7 8 5 ज़ार 56 आ जाएगा। तो 560 जो है इसका सही जवाब है। तो अक्सर औक़ात बात का ये होता है कि आपने इसको एलसीएम लेना है, लीस्ट काउंट मल्टीपल लेना है, तो दो मेथड हमको ले सकते हो। एक मेथड जैसे मैंने बता दिया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप उसको निकाल सकते हो। म्यांमार इज़ अ चेंज नेम ऑफ, बेसिकली ये बर्मा का नेम है। उसके बाद है कि विच प्रिंटर इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, तो वो लेज़र प्रिंटर है। और बास का ये भी सवाल पूछा जाता है कि लेज़र किसका एक्रोनिम है, तो याद रखिएगा लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट को एम्प्लीफाई किया जाता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, याद रखिएगा जी, एमिशन ऑफ रेडिएशन याद रखिएगा जी। तो लेजर स्टैंड्स फॉर, एल स्टैंड्स फॉर लाइट, ए फॉर एम्प्लीफिकेशन, बाई एस फॉर स्टिमुलेटेड, ई फॉर एमिशन एंड आर फॉर रेडिएशन। और लाइट जो है ये डुअल नेचर शो करती है, ये वेव नेचर भी है और ये पार्टिकल नेचर, दोनों नेचर के तौर पर ये बिहेव करती है, याद रखिएगा जी। उसके बाद द फर्स्ट चार्टर ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स, ये बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, जो बुनियादी हकूक़ हैं उसके बारे में है। तो 1973 के आइन के हवाले से यह सवाल पूछा हुआ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, विच कंट्री होस्टेड 16 एशियन गेम्स 2010, तो कौन से थे, ये बेसिकली चाइना में ये हेल्ड हुई थी। उसके बाद देखिए फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 इन्फ्लेशन रेट इन पाकिस्तान वो कितना था, तकरीबन 8.85% सा। उसके बाद व्हाट एनेबल्स द कंप्यूटर टू वर्क स्मूथली विद द प्रिंटर्स, तो वो डिफरेंट ड्राइवर्स होते हैं और अगर ये ड्राइवर्स कंपैटिबल ना हो तो फिर डेफिनेटली इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो वो ड्राइवर्स की मदद से ही जो है प्रिंटर्स जो है वो स्मूथली वर्क करते हैं कंप्यूटर के साथ। उसके बाद है कि सेशल्स इज़ लोकेटेड इन, ये कहाँ पे है, ये इंडियन ओशन में ये लोकेटेड है। द सेंट्रल सेक्शन ऑफ द सिंध सागर दोआब इज़ लोकेटेड इन विच डेजर्ट, तो ये थल डेजर्ट में ये लोकेटेड है, मौजूद है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ACCI स्टैंड्स फॉर, बेसिकली ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। उसके बाद CNN स्टैंड्स फॉर बेसिकली केबल न्यूज़ नेटवर्क, उसका सही जवाब है। हु वाज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ड्यूरिंग वर्ल्ड कप 2015, मिस माउल हक जो है उसका सही जवाब है। उसके बाद है कि द कराक्रम हाईवे वाज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ, ये चाइना की मदद से इसको तामीर किया गया था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हदीस अ पर्सन खारिजा इज़ द बेस्ट पर्सन अमंग ऑल हैविंग नॉलेज ऑफ कुरान, तो जो कुरान का इल्म रखता है खैर तो वो क्या है, वो सबसे बेस्ट है, तुम में से बेहतरीन वो है जो ख़ुद भी कुरान सीखे और दूसरों को भी सिखाए। तो हैविंग नॉलेज ऑफ कुरान उसका सही जवाब है। अगला सवाल है, दैट इज़ देयर आर खारिजगा ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स इन द डे, 5 जो हैं फ़र्ज़ नमाजें हैं जो कि मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ की गई हैं एक दिन में, तो 5 ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स हैं। उसका देखिए पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान वो कौन सा है, पंजाब उसका सही जवाब है। उसके बाद देखिए लेक जैक्सन इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, कहाँ पर है, ये बेसिकली USA में है। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एक्वर्ड, उसका सही सिनोनिम क्या है, क्लमजी उसका होता है जी। उसके बाद देखिए पर्सन हु हैज़ लाउड वॉइस, जिसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा होती है वो कौन सा होता है, वो सेंटोरियन, उसको सही जवाब नाम दिया जाता है। और फिर ये सवाल भी पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी वो मेल या फीमेल में से, मैन और वुमेन में से किसकी ज़्यादा होती है, वुमेन की जो वॉइस होती है उनमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, पिच जो है वो कम होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। The next is control plus down arrow shortcut key is used in MS Word, moves to the cursors one paragraph, उसको डाउन किया जाता है। तो MS Word के हवाले से ये सवाल है। CIA बेसिकली है क्या, ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका सही जवाब है।
उसके बाद देखिए विच मेन्यू इन MS वर्ड कैन बी यूज टू चेंज द करेक्टर साइज एंड टाइपफेस फॉर्मेट, उसका सही जवाब है। उसके बाद देखिए AJK स्टैंड्स फॉर बेसिकली आज़ाद जम्मू कश्मीर, उसका सही जवाब है। उसके बाद देखिए ढाका फॉर्मली कॉल्ड एज, उसको क्या नाम है, इसको ढाका भी कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अगला सवाल हमारे पास है SSI स्टैंड्स फॉर, एक्रोनिम है, दैट इज स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट किया जाता है। उसके बाद देखिए हु इज नोन एज द फादर ऑफ ईमेल, किसको कहा जाता है, वो रे टॉमिल्सन को कहा जाता है। उसके बाद देखिए सोशल नेटवर्क्स आर ऑर्गेनाइज प्राइमली अराउंड, बेसिकली जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं वो पीपल के ही अराउंड होते हैं, और ये जितने भी सोशल नेटवर्क्स के ऊपर लोग होते हैं उसको कम्युनिटी का नाम दिया जाता है। तो याद रखिएगा वो कौन सी कम्युनिटी होती है, वो डिजिटल कम्युनिटी होती है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो डिजिटल कम्युनिटी होती है, याद रखिएगा जी। हाउ मैनी पीक्स इन पाकिस्तान आर हायर देन 8000 मीटर, 8000 मीटर से ज़्यादा पाकिस्तान में कितनी पीक्स पहाड़ियाँ हैं, तो 5 उसका सही जवाब है। उसके बाद देखिए व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका, उसका ओल्ड नेम क्या है, वो साइलोन, उसका सही जवाब है कि श्रीलंका का पुराना नाम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द कायदे आज़म पास्ड हिज बार एट लॉ एग्जामिनेशन फ्राम, वो लिंकन इन एक इदारा था जिसमें उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की थी। और उर्दू के हवाले से अक्सर का ये पूछा जाता है कि कायदे आज़म कौन सा है, क्या ये खिताब है, तो ये लक़ब है, याद रखिएगा। कायदे आज़म उर्दू के हवाले से अक्सर का सवाल पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये लक़ब है। कहीं पे कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि ये खिताब है, तो खिताब नहीं है, तो ये क्या है, कायदे आज़म, तो सबसे बड़ा कायद रहनुमा, ये एक लक़ब है, याद रखिएगा। इन विच ईयर उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, उर्दू हिंदी तनाज़ा कब होता है, वो 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा होता है। उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंक्लूडेड अमंग द अशरा मुबशरा, हज़रत साद बिन अबी वक़ास हैं, ये उन 10 सहाबा किराम में शामिल हैं जिनको अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बिशारा दी थी कि अबू बकर फ़िल जन्नह, उमर फ़िल जन्नह, अली फ़िल जन्नह, उस्मान फ़िल जन्नह, अब्दुर्रहमान बिन औफ वो भी जन्नत में हैं, और हज़रत साद बिन अबी वक़ास वो भी जन्नत में हैं। तो कुल 10 जो है वो सहाबा किराम हैं। अशरा कहते हैं 10 को, मुबशरा कहते हैं खुशखबरी देने वाला। अल्लाह के नबी ने इन 10 सहाबा किराम को दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे दी थी। उसके बाद देखिए निसाब ऑफ ज़कात फॉर गोल्ड इज़, तकरीबन कितना होता है, वो 7.5 तोला होता है, और 52.5 तोला जो है वो किसके ऊपर ज़कात जो है वो सिल्वर चांदी के ऊपर होती है। अमूमन कितना होता है, 2.5% जो है वो रुपए के ऊपर, पैसे के ऊपर वो है ज़कात फ़र्ज़ होती है। अगर एक साल के अंदर किसी के पास भी इतनी अमाउंट होती है, तकरीबन जो 7.5 तोले जो है सोने के बराबर और 52 तोला चांदी या इसकी मिकदार के बराबर जो है अमाउंट अगर किसी के पास है, तो डेफिनेटली उसको 2.5% ज़कात देनी पड़ेगी। उसके बाद है कि हु वाज द फर्स्ट अमीर हज ऑन 9th हिजरी, हज़रत अबू बकर, उसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। The next question is गुलाम मोहम्मद बैराज was constructed on which river, इंडस रिवर के ऊपर है जी। उसके बाद है कि who was the commander of the infidels in the battle of Uhud, वो कौन से थे, अबू सुफियान थे। और जंग बदर में कौन सा था, अबू जहल था, और उसी जंग में ही वो मारा जाता है। और जो बैटल ऑफ ओहद होती है उसमें कौन से होते हैं, अबू सुफियान होते हैं। उसके बाद अल्लामा इकबाल वाज बॉर्न ऑन 9 नवंबर 1877 को, अल्लामा इकबाल साहब जिनको कहा जाता है इल्हामी शायर भी कहा जाता है, जिनको शायर मशरिक़ भी कहा जाता है, अल्लामा इकबाल साहब। उसके बाद देखिए अनकर लैक इज़ फाउंड ऑन, ये जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में है ये। उसके बाद देखिए यू सरप्राइज मी, बेसिकली इसका पैसिव वॉइस है, वो बनाना था इंग्लिश के हवाले से ये सवाल है, तो याद रखिएगा आई एम सरप्राइज्ड बाय भी होता है, लेकिन अगर आ जाए कि आई एम सरप्राइज्ड एट आ जाए तो वो भी ठीक है जी, क्योंकि सरप्राइज के साथ जो प्रपोजिशन है वो एट इस्तेमाल होती है। पैसिव वॉइस में जो बाय इस्तेमाल होता है जो बेसिकली प्रपोजिशन है। फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल दूं यहाँ पर कि स्मोकिंग एडिक्ट्स हिम, स्मोकिंग उसको लाहक हो गई है, तो जब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ही इज एडिक्टेड, अगर मैं बाय लगा दूंगा तो गलत है, एडिक्टेड टू स्मोकिंग वो सही जवाब है,
अब याद रखिएगा पैसिव वॉइस में लाजमी नहीं कि बाई इस्तेमाल हो, वो अकॉर्डिंग टू द प्रपोजिशन भी इस्तेमाल होती है। जैसे मैंने कहा कि स्मोकिंग एडिक्ट्स हिम, उसका सही जवाब क्या है कि ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग। सेम इज अगेंस्ट आई नो यू, तो इसका सही पैसिव वॉइस क्या बनेगा कि यू आर नोन टू मी, सही जवाब है। बाई सही जवाब नहीं है।